हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल, जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित सभी विषय और करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। हम लोग अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यहाँ तक का हम लोग बिहार स्पेशल के साथ करंट अफेयर देख चुके हैं। और उसके साथ हम लोग मेंस टॉपिक का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग 2 सीरीज कर चुके हैं। एक था राष्ट्रपति का, दूसरा हम लोग लिए हुए थे 5G का। जो 5G का कैसे उसका स्पेक्ट्रम नीलामी हुआ है, उसका क्या है, कैसे है, क्यों नहीं है, इस पे बात किए हैं। और कल हम देखे थे कि जो जून का है उसका बिहार स्पेशल करंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर उसका आने वाला है। जो हम लोग जून का जो देखेंगे, जून का राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, वो हम कल या परसों से देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, आज फिर से एक नए टॉपिक पे लेके आए हैं कि जो गिग अर्थव्यवस्था होता है, गिग इकोनॉमी, जो उस पर हम बात करेंगे। ये मेंस का टॉपिक है और ये मेंस का टॉपिक में आपको जीएस पेपर, बीपीएससी के जीएस पेपर 2 के जो है सेगमेंट नंबर 2 में आपको मिलेगा, जहां से हम लोग को 3 क्वेश्चन लिखने हैं और 3 क्वेश्चन जो है 38 मार्क्स का है। तो 38 मार्क्स इंटू 3, 38 इंटू 3 आपको ये क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो कीजिए। हम लोग आज गिग इकोनॉमिक के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेंस का टॉपिक है और बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है। ये 67वीं और 68वीं में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो आदमी 69वीं, 70वीं, 71वीं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए क्योंकि गिग इकोनॉमी इंडिया में बढ़ते हुए मार्केट की, बढ़ते हुए इकोनॉमिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा डेवलपिंग एरिया है, डेवलपिंग सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र का जो रोजगार देता है उसमें ये बहुत बड़ा रोल निभा रहा है अभी फिलहाल। तो इसको हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे होता है। तो पहला है कि आप ये ऐसे चाहते हैं तो आप क्लियर बीपीएससी को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपसे उम्मीद है कि आप करते होंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे न्यूज़पेपर का डेली कटिंग और उसके बाद हिंदी एडिटोरियल, इंग्लिश एडिटोरियल डेली आता है, जो आपके बीपीएससी के मेंस और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ ही आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हम लोग जो भी टॉपिक देते हैं मेंस का, खास करके उस पर आप अच्छा से कमेंट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे टॉपिक तैयार होता है। और हम लोग जो मेंस में अगर हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग को कैसे 500 शब्द का कम से कम राइटअप लिखना है, तो उस हिसाब से हम लोग का तैयारी होना चाहिए। तो हम अभी तक जो जो मेंस का टॉपिक देखे हैं उसको आप नोट कीजिए बाकायदा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका पीटी क्लियर होता है तो आप इस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे। अगर हम 67वीं की जो मेंस तक कम से कम हम 40 टॉपिक करवाएंगे तो 40 में हम आपको एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले उसको मॉडिफाई करेंगे। 40 में से कौन सा टॉपिक हाईलाइट करके पढ़ना है, उसमें से हम 20 टॉपिक को लेके आएंगे और इस 20 में से कितना भी कम अगर आएगा तो 5 से 8 क्वेश्चन आना तय होगा। तो आप फॉलो करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपसे उम्मीद करते हैं। चलते हैं गिग इकोनॉमी क्या होता है इसकी बात देखते हैं। सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं कि गिग इकोनॉमी क्या होता है, इसका क्या लाभ है और इसके समक्ष गिग अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, इस पर देखेंगे। और इसको लागू कैसे किया जाएगा, जो भी इसकी जो गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ भी मुद्दे होंगे उस पर हम आज चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इससे बातें निकल के आती हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे गिग इकोनॉमिक है क्या, गिग अर्थव्यवस्था क्या है। और जो देखते हैं कि ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, ग्रे कॉलर जॉब, ब्लैक कॉलर जॉब, जो विभिन्न तरह का जो जॉब का प्रोफाइल होता है, वो कॉलर का जो संबंध क्या चीज़ है, किस कॉलर में कौन कौन सी जॉब होती है, ये आप इसको भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे गिग अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख चालक क्या क्या है, कैसे कैसे गिग अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाता है, कौन कौन सा ऐसा चालक है जो गिग अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद हम लोग व्यापार, प्रतिदर्श एवं तकनीक पर चर्चा करेंगे। स्टार्टअप कल्चर का उदय कैसे हुआ, स्टार्टअप कल्चर क्या है, कैसे है, और गिग अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है, इसको देखेंगे। और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो जॉब होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की जो मांग बढ़ रही है आज की डेट में, सरकारी कर्मचारी या
अस्थायी कर्मचारी का जो लगातार ये घट रहा है, नियुक्ति घट रही है, उसकी क्या ऐसी कारण है, क्या ऐसा है, उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि संविदा कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर होता है, उसकी क्या स्थिति है और उससे गिग अर्थव्यवस्था के जो जॉब होते हैं वो कैसे रिलेट करते हैं, हम ये भी देखेंगे। अगला देखेंगे कि भारत में जो है गिग अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, किस स्थिति में भारत में गिग अर्थव्यवस्था है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद गिग अर्थव्यवस्था के संबंध जो है उसकी चुनौतियां क्या हैं और जो चुनौतियां हैं उसका समाधान क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि गिग इकोनॉमी के लिए भारत में सरकार के द्वारा क्या क्या लेबर कोड बनाया गया है, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे गिग अर्थव्यवस्था में जो कर्मचारी हैं उसकी सुरक्षा के संबंध क्या होते हैं, सामाजिक सुरक्षा कैसी होती है, उसके क्या क्या मुद्दे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें सुधार कैसे किया जाता है, और अंत में हम निष्कर्ष पे बात करेंगे। तो एक एक करके चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे है वो होता है और कैसे मेंस का टॉपिक हम तैयार करते हैं, मेंस के टॉपिक को कैसे हम राइटअप कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था क्या होता है, गिग इकोनॉमी क्या है। तो गिग इकोनॉमी का जो है, गिग अर्थव्यवस्था का जो है प्रचलन जो है एक मुक्त बाजार प्रणाली है, जिसमें ना तो मालिक को लेबर से कोई बंधन होता है, ना ही लेबर को जो कर्मचारी होता है उसको मालिक से कोई बंधन होता है। तो गिग इकोनॉमिक जो गिग अर्थव्यवस्था होता है उसमें जो कर्मचारी होते हैं एक मुक्त बाजार प्रणाली पर कार्य करता है, जिसमें सामान्य रूप से अस्थायी तौर पर संगठन या कोई संस्था कुछ जुड़ाव के लिए, कुछ दिनों के जुड़ाव के लिए, अल्पकालिक जुड़ाव के लिए स्वतंत्र श्रमिक को, जो श्रमिक स्वतंत्र है, वो आना चाहे तो आ सकता है, रहना चाहे तो रह सकता है, और जब जाना चाहे तो जा सकता है, कार्यकर्ता के साथ अनुबंध करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जो ओला के ड्राइवर होते हैं, जोमेटो आप लोग नाम सुनते होंगे, जोमेटो को जो डिलीवरी बॉय होता है, या फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय है, अमेजन का डिलीवरी बॉय है, वो सब एक गिग अर्थव्यवस्था का पार्ट है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि गिग अर्थव्यवस्था किस तरह से अस्थायी तौर पे जो है जॉब पैदा कर रहा है भारत में, और इसके सेक्टर में क्या क्या जुड़ाव है। तो हम लोग अभी समझ रहे थे कि गिग इकोनॉमिक में, गिग अर्थव्यवस्था में क्या है। तो एक ऐसा मुक्त बाजार प्रणाली है जहां पे लेबर को अस्थायी रूप से कुछ कार्यकर्ता के लिए कुछ दिनों के लिए अनुबंध किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये है गिग इकोनॉमी का परिचय। आगे देखते हैं कि एक है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो गिग फोर्स है, गिग अर्थव्यवस्था में जो सॉफ्टवेयर और साझा पेशेवर की सेवाओं में 1.5 मिलियन कर्मचारी हैं, करीब करीब 15 लाख, 1.5 मिलियन 15 लाख कर्मचारी गिग अर्थव्यवस्था संबंधित है भारत में। तो भारत में बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है और बहुत लोगों को यह मोटे तौर पे जो अस्थायी तौर पे जो है वो जॉब प्रोवाइड करता है, जॉब देता है। अगला देखेंगे कि इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन का जो एक रिपोर्ट आया था 2019 में निकला था, उसके अनुसार अमेरिका, चीन, ब्राजील और जापान के बाद भारत वैश्विक स्तर पर फ्लेक्सी स्टाफिंग, जिसको हम गिग फोर्स कहते हैं, गिग कर्मचारी कहते हैं, उसमें 5वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे था अमेरिका, जहाँ पे जो मतलब असंगठित तौर पे जो है जो अनुबंध किया जाता है कार्यकर्ता के साथ, जो स्वतंत्र बाजार का प्रणाली है, उसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे ब्राजील, चौथे पे जापान और 5वें नंबर पे भारत है। तो कहने का मतलब है कि जो वर्ल्ड में जो है इंडिया जो है 5th नंबर पे है। क्या चीज में? गिग फोर्स में। गिग फोर्स क्या है हम लोग समझ रहे हैं। जैसे ओला का गिग फोर्स मतलब गिग का जो कर्मचारी होता है, जैसे ओला का ड्राइवर हुआ, जोमेटो का डिलीवरी बॉय हुआ, स्विगी का डिलीवरी बॉय हुआ, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह का डिलीवरी बॉय हुआ, वो सब गिग अर्थव्यवस्था का पार्ट है। तो हम लोग इसको समझे हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। गिग वर्कर्स मोटे तौर पे प्लेटफॉर्म या नॉन प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर होते हैं। जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको सर्विस देने के लिए, और उस सर्विस में जो भी कर्मचारी काम करते हैं, जो आपको सर्विस के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं, सर्विस देते हैं आपको, वही होता है कि जो एक होता है कि प्लेटफॉर्म आधारित जो प्लेटफॉर्म होता है, एक नॉन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप जॉब तो कर रहे हैं लेकिन आपका कोई लेना देना नहीं है, ना कस्टमर से ना ही मालिक से। जो आपको पैसा मिलता है काम के लिए उतना ही तक है, और वो आपका आज का जॉब हो सकता है, और या हो सकता है कि आपकी इच्छा के निर्भर 1 महीने भी हो सकता है, या मालिक की इच्छा के निर्भर 1 महीने से 1 दिन से ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें
वर्गीकृत किया जाता है जो प्लेटफॉर्म होता है। तो प्लेटफॉर्म में आप लोग को अभी भी बताया, जोला, ओला, उबर, जो जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन का जो डिलीवरी बॉय वगैरह होता है वो प्लेटफॉर्म आधारित है। तो देखते हैं प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्म आधारित जो गिग फोर्स होता है उसमें क्या अंतर है। तो पहले देखते हैं कि प्लेटफॉर्म कर्मचारी क्या होते हैं। तो प्लेटफॉर्म कर्मचारी वैसे कर्मचारी थे जिनका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ये ऐप से, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से काम होता है। जैसे फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म कौन है? जोमेटो है, स्विगी है, ये सब है। उसके बाद होता है ओला भी है, और अन्य ऐप आधारित जो मोबाइल एप्लीकेशन आधारित जो होता है, जो कर्मचारी होते हैं उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म। ये जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजन ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कर्मचारी को। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म वाले कर्मचारी। दूसरा होता है नॉन प्लेटफॉर्म कर्मचारी। तो ये श्रमिक आमतौर पे जो है अंशकालिक हो सकते हैं, कुछ दिन के लिए हो सकते हैं, या पूर्णकालिक अस्थायी तौर पे भी हो सकते हैं। इसको कैजुअल वेतन या ऑन अकाउंट कर्मचारी के रूप में होते हैं। तो ऐसा होता है कि जो मालिक और लेबर के बीच सहमति के आधार पे जो कर्मचारी को रखा जाता है उसी को हम कहेंगे नॉन प्लेटफॉर्म कर्मचारी। उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो फिजिकल तौर पे गया है और वहाँ पे जॉब प्राप्त किया है, और ये जॉब जो है कुछ दिन के लिए रह सकता है, ज़्यादा दिन के लिए रह सकता है, और कम दिन के लिए भी रह सकता है। आगे देखेंगे कि विभिन्न कॉलर की नौकरियां क्या हैं, विभिन्न कॉलर की नौकरियां क्या क्या, कौन से कॉलर में किस तरह की जॉब प्रोफाइल मिलते हैं, किस तरह का जॉब प्रोफाइल होता है, इस पे बात करते हैं। पहला है कि ब्लू कॉलर कार्यकर्ता क्या होता है। तो ब्लू कॉलर ऐसे मजदूर होते हैं ब्लू कॉलर में जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो शरीर से श्रम करते हैं और घंटे के हिसाब से मजदूरी प्राप्त करते हैं। घंटा के हिसाब से, मान लीजिए 1 घंटा काम किया तो 200-300। जो टीचर वाला दिल्ली में जो एक ट्रेंड चला हुआ है, दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में, कि आप घंटा के हिसाब से पढ़ाइए, 500 घंटा, 2500 घंटा, 5000 का घंटा, जिस टीचर का हैसियत जितना ज़्यादा है उसको उतना ज़्यादा दिया जाता है। तो ये ब्लू कॉलर जॉब में आते हैं। जो टीचर होते हैं जो घंटा के हिसाब से करते हैं, वो शरीर से श्रम करते हैं। दूसरा है व्हाइट कॉलर कार्यकर्ता। ये प्रॉपर वेतन भोगी होते हैं जो महीने के हिसाब से वेतन लेते हैं, और आमतौर पर यह कार्यालय में और कर्मचारियों का प्रबंधन देखते हैं। तो व्हाइट कॉलर जॉब इसी तरह का व्हाइट जॉब होता है। तीसरा हम देखेंगे कि गोल्ड कॉलर जॉब वाले कार्यकर्ता, गोल्ड कॉलर जॉब वाले जो लेबर होते हैं वो किस तरह के जॉब होते हैं गोल्ड कॉलर में। इसमें होता है कि अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले, जो ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं, जो कुशल होते हैं, कौशल से पूर्ण होते हैं। जैसे मान लीजिए इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह जो होता है, जो जिसको पास टेक्निकल डिग्री है, उसको हम इसमें रखते हैं कि वो गोल्ड कॉलर जो जॉब वाले होते हैं। और इसमें जैसे अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, शोध करने वाले वैज्ञानिक वगैरह हो गए, ये गोल्ड कॉलर जॉब में आते हैं। आगे देखते हैं कि ग्रे कॉलर कार्यकर्ता या ग्रे कॉलर जॉब वाले कौन से होते हैं। यह सफेद या नीले कॉलर के रूप में वर्गित नहीं किए गए नियोजित संतुलन के संदर्भ करते हैं। तो हम लोग ग्रे और सफेद और नीले कॉलर की बात किए हैं, जो व्हाइट कॉलर है और ब्लू कॉलर है। तो इसमें हम लोग जो जिसको रखते हैं उसी से, इसी दोनों को मिला करके अगर जो रखेंगे तो वो हो गया ग्रे कॉलर जॉब। तो इसको संतुलन बनाया जाता है। हो सकता है कि कुछ उसको महीना पे भी रखा जाए, और जैसे 10,000 का उसका मंथली दिया जाता है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को 10,000 का मंथली दिया जाता है, और ओवर टाइम के लिए उसको 300 प्रति घंटा भी दिया जाता है। तो ये हो गया ग्रे कॉलर जॉब में, इसको काउंट किया जाएगा। तो इस तरह का होता है ग्रे कॉलर जॉब। हालांकि ग्रे कॉलर लोगों का वर्णन करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो शब्द प्रयोग किया जाते हैं, वो सेवा जो रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्ति की आयु से परे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रिटायर कर जाता है, उसके बाद भी उसको पुनर्नियुक्ति के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए अग्निशामक में जो फायर ब्रिगेड होता है उसमें होता है, पुलिस अधिकारी में होता है, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर में होता है, उसके बाद सुरक्षा गार्ड में होता है। इस समय ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं। उसके बाद होता है ग्रीन कॉलर जॉब वाले। तो वो ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो अर्थव्यवस्था में पर्यावरण के जो संदर्भ में काम करते हैं, जो पर्यावरणीय जॉब होता है, जो पर्यावरण के लिए कुछ कार्य करते हैं, जो कंपनी पर्यावरण के सुधार के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए, उसमें कोई आदमी जॉब करते हैं तो उसको कहते हैं हम ग्रीन कॉलर जॉब। उदाहरण के लिए जो सौर पैनल लगाता है, तो जो पॉल्यूशन खत्म करता है सौर पैनल, उसके लिए जो ग्रीन पीस होता है, जो ग्रीन का जो ग्रीन पीस संस्था के तौर से है, उसमें होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो कर्मचारी होता है, उसको हम लोग ग्रीन कॉलर जॉब में काउंट कर सकते हैं। अगला होता है कि पिंक कॉलर जॉब वाले कैसे होते हैं। तो पिंक कॉलर जॉब में ऐसी नौकरियों का संकलन लोग हैं जो पारंपरिक रूप से महिलाओं
का काम माना जाता है पिंक कॉलर, और यह अक्सर कम वेतन दिया जाता है। दो पिंक से आमतौर पे इंडिया में पिंक के नाम से जो है पिंक सिटी, पिंक बस, पिंक ट्रेन का डब्बा, पिंक टॉयलेट, जो भी होता है उसको हम लोग जनरली पिंक में करते हैं, जो महिलाओं से संबंधित है। और यह इनको वेतन डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है, जो उसको कम वेतन दिया जाता है उसको हम पिंक कॉलर में काउंट करते हैं। अगला देखते हैं कि स्कारलेटर कॉलर कार्यकर्ता क्या होता है। तो यह एक ऐसे शब्द है जिसका अक्सर पोर्नोग्राफी उद्योग में होता है, जिसमें काम करने वाले लोग विशेषतः इंटरनेट पोर्नोग्राफी के क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए किया जाता है। तो स्कारलेटर कॉलर वाले कार्यकर्ता होते हैं, जो हम लोग के आम भाषा में कहते हैं जो ब्लू जो वर्कर होते हैं या एक्स वर्कर होते हैं या पोर्नोग्राफी से संबंधित होते हैं, उसका जॉब को हम स्कारलेटर कॉलर जॉब में उसको रखते हैं। अगला होता है रेड कॉलर जॉब वाले। तो रेड कॉलर जॉब वाले में हम देखते हैं कि इसमें सभी प्रकार के कर्मचारियों को रखा जाता है। जो रेड कॉलर वाले जॉब होते हैं उसमें हम लोग कर्मचारियों को रखते हैं और सभी प्रकार के कर्मचारियों को रखते हैं। और अगला है कि ओपन कॉलर वर्कर। ओपन कॉलर वर्कर में हम ऐसे वर्कर को रखते हैं जो खासकर इंटरनेट के जरिए काम करता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन टीचिंग का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ओपन कॉलर वर्कर में भी आ सकते हैं। तो इतने तरह की कॉलर में हम चर्चा किए हैं। हम लोग एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि क्या क्या देखे हैं। ओपन कॉलर देखे हैं, रेड कॉलर देखे हैं, स्कारलेटर कॉलर जॉब देखे हैं, पिंक कॉलर जॉब देखे हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि ग्रीन कॉलर जॉब क्या होता है, ग्रे कॉलर जॉब क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखे हैं ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब और गोल्ड कॉलर जॉब। तो इतने हम लोग देखे हैं और इतने में से आपको नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप 2, 4, 5 भी याद रखते हैं तो आपके मेंस की राइटअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अगला हम लोग देखते हैं कि गिग सेक्टर की प्रमुख चालक क्या होती है। जो गिग सेक्टर को बढ़ावा देने वाली क्या क्या संकेत हैं, गिग सेक्टर को कैसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या बढ़ा सकता है। तो पहला देखते हैं कि कहीं भी कार्य करने का जो लचीलापन है, कहीं पे भी जो कार्य करने का कुछ भी है जो लचीना, मतलब आप कोई भी कर्मचारी जो गिग सेक्टर में काम करता है, जैसे ओला, स्विगी का, जोमेटो का डिलीवरी बॉय, तो आज वो स्विगी का डिलीवरी बॉय है और कल हो सकता है कि वो जोमेटो में चला जाए, जोमेटो का डिलीवरी बॉय बन जाए। कल हो सकता है कि वो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय बन जाए, या उसके बाद हो सकता है कि अमेजन का बन जाए। तो उसके पास कार्य करने का लचीलापन है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं होता है, वो कहीं पर भी जॉब करने के लिए स्वतंत्र है और कहीं पर भी जाकर के कार्य कर सकता है। इसलिए उसको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, कार्य करने की लचीलापन मिलती है उसके कर्मचारियों को, और मालिक को भी हो सकता है कि वो निकाल दे उसको। तो दोनों होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण है। अब होता क्या है कि ऐसे जो यंग जनरेशन वाले बच्चे आ गए हैं, उनको एक ही जगह कार्य करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि एक ही जगह कितने दिन कार्य करेंगे। इसके लिए वो कार्य में डाइवर्सिटी चाहते हैं, कार्य में जो है वेरिएशन चाहते हैं, और वो अपने मिलेनियन जनरेशन से जो अपने करियर का जो है उनको उनसे संतुष्टि नहीं हो पाते हैं, और उसके बजाय ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो उनकी पसंद का हो। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि जो वो जॉब कर रहे हैं वो उनके पसंद का ना हो, तो उसका दृष्टिकोण भी बदल रहा है। हो सकता है कि समय के साथ दृष्टिकोण बदल जाए। जैसे आप जब जॉब करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारे लिए बीपीएससी का जॉब बहुत अच्छा है। तो बीपीएससी आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जॉब लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं, जो हम इंजीनियरिंग किए हुए थे, इंजीनियरिंग का जॉब हमारे लिए बहुत बेटर था। तो आप फिर से बीपीएससी में रिजाइन मार के वहाँ पे चले जाते हैं। तो कार्य का बदलता दृष्टिकोण है वही है कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी गिग फोर्स है, गिग इकोनॉमिक में अपना सेवा दे रहा है, जैसे ओला, स्विगी, जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है, तो वो अगर यहाँ पे अपना सेवा दे रहा है, तो हो सकता है कि कल के दिन में उसके पास ऑप्शन है कि कुछ और रोजगार में चला जाए, कहीं और जो है रोजगार करने लगे, कहीं और काम करने लगे। तो उसके पास कार्य की जो जितनी भी वैरायटी होती है, जो डाइवर्सिटी होती है, उसके पास ऑप्शन खुला रहता है। वो गिग अर्थव्यवस्था के चालक को बढ़ाता रहा है। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे देखते हैं हम लोग व्यापार प्रतिदर्श एवं तकनीक पर चर्चा करते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था की व्यापार प्रतिदर्श क्या होता है, उसकी तकनीक क्या होती है। तो पहला है कि गिग कर्मचारी जो है वो बहुत सारे मॉडल पर काम करते हैं। जैसे निश्चित शुल्क हो सकता है, अनुबंध के दौरान जो जब डील होता है गिग फोर्स के साथ, उस टाइम में उसको जो है तय किया जाता है और उसी पे होता है। काम और प्रयास होते हैं, जो
एक ये भी मॉडल है कि काम और प्रयास के आधार पर उसको पैसा दिया जा सकता है। वितरित किए गए कार्य की वास्तविक इकाई और उसके परिणाम की गुणवत्ता के आधार पर दिया जा सकता है। एक तो होता है फिक्स फीस मॉडल, जो आप कितना भी काम कीजिए आपको फिक्स मिलेगा। और यह सबसे प्रचलित है, क्योंकि आपको एक दे दिया जाता है। मान लीजिए कि आप जैसे जोमेटो का आप डिलीवरी बॉय हैं, तो आपको कह दिया जाएगा कि अगर आप 5 किलोमीटर के अंदर तक कोई डिलीवरी पार्सल को डिलीवर करते हैं, पार्सल को खाना को डिलीवर करते हैं, तो आपको एक पार्सल पे 10 रुपया मिलेगा। तो आप वो फिक्स्ड हुआ, आपको पता है कि हमको 5 किलोमीटर के अंदर कहीं पर भी ले जाएंगे तो हमको 10 रुपया मिलेगा, 10 किलोमीटर के अंदर कहीं पर भी जाएंगे तो हमको 20 रुपया मिलेगा। तो सबसे फेमस कौन है? फिक्स्ड फीस मॉडल सबसे फेमस है। हालांकि समय और प्रयास मॉडल भी बहुत अच्छा माना जाता है गिग अर्थव्यवस्था के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के होते हैं। तो ये है कि विभिन्न तरह की मॉडल प्रदान करता है कि आप किसी भी मॉडल में गिग अर्थव्यवस्था में अपना काम, अपना सेवा दे सकते हैं। अगला है कि तकनीक में सकारात्मक परिवर्तन। तकनीक जो होता है, टेक्नोलॉजी, उसमें सकारात्मक परिवर्तन के अनुबंध को बहुत आसान बना देता है, जिससे श्रमिक के लिए काम ढूंढना संभव हो गया है। मान लीजिए कि अगर आपको जोमेटो का या स्विगी का जो डिलीवरी बॉय बनना है, तो आप ऐप से अपना काम ढूंढ सकते हैं। आपको कहीं पे जाके कोई महाजन के पास जो गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, उसका हाथ पांव पकड़ना नहीं पड़ेगा कि हमको जॉब दे दीजिए। अगर आपके पास अनुभव है, अगर आपके पास उस पर नॉलेज है कि आप मोबाइल चला सकते हैं कम से कम, तो आप डायरेक्ट उसमें लॉगिन कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए और जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए और आप काम पे लग जाइए। ये हो सकता है। यह कंपनियों के लिए उन लोगों के साथ मिलकर काम करना संभव हो गया जो कर्मचारी नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर है। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सेकंड के लिए मानते हैं कि फ्लिपकार्ट अपना सामान भेजता है। तो सामान, अब मान लीजिए कि एक सेकंड के लिए हम फ्लिपकार्ट की चर्चा करते हैं। तो एक फ्लिपकार्ट में सामान बेच रहा है ए नाम का व्यक्ति। प्लेटफॉर्म है ये, हम आप ऑर्डर किए फ्लिपकार्ट से, सामान हमको बेचा ए नाम का व्यक्ति, और हम तक सामान, प्लेटफॉर्म है, हम तक सामान जो यहाँ से उठाया और हम तक पहुंचाया फ्लिपकार्ट होते हुए, वो उठाया बी नाम का व्यक्ति। तो ऐसे भी हो सकता है कि कॉन्टेक्ट बेस्ड, जैसे बी मान लीजिए कि ई कार्ट है, ब्लू डॉट है, ये सब जो है मान लीजिए, तो एक कॉन्टेक्ट बेस्ड काम करता है कि इतना सामान हम लेके जाएंगे, एक सामान पे इतने पैसे लेंगे। तो इसका एक तरह से कॉन्टेक्ट बेस्ड वर्क होता है कि ये कॉन्टेक्ट पे काम करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। आगे देखते हैं कि स्टार्टअप कल्चर का जो उदय हुआ, कैसे हुआ स्टार्टअप कल्चर का उदय, और गिग अर्थव्यवस्था के स्टार्टअप कल्चर का उदय किस तरह से हुआ, गिग अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप कल्चर का क्या महत्व है, कैसे है, इसकी हम बात करते हैं। पहला है कि भारत में जो स्टार्टअप कल्चर है वो तेजी से विकसित हो रहा है। आप कुछ दिन पहले देखिएगा ना, तो जोमेटो था, स्विगी था, फ्लिपकार्ट का बहुत ही छोटा मार्केट था, अमेजन कोई नहीं जानता था, ये सब बहुत कम था। आज के डेट में बहुत सारा जो है ऐप आधारित, व्हाट्सएप आधारित, फोन लाइन आधारित बहुत सारे जो कंपनी डिलीवरी करते हैं, फेसबुक आधारित जो है मार्केट खुल गया है। तो सभी चीज पे मार्केटिंग होता है। तो वो है भारत में जो स्टार्टअप का कल्चर है बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इमर्जिंग मार्केट है भारत जो स्टार्टअप कल्चर के बारे में, तो इमर्ज कर रहा है पूरा भारत। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि स्टार्टअप के लिए पूर्णकालिक कर्मचारी को काम रखने से उच्च निश्चित काल की लागत की आवश्यकता होती है। इसके लिए गैर मुख्य गतिविधियों के लिए संविदात्मक फ्रीलांसर काम करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अस्थायी तौर पे अपने कंपनी में, अपने व्यवसाय में या अपने रोजगार में काम पे रखते हैं, उसको जॉब देते हैं, तो आपको एक तरह का फिक्स जो है उसको पैसा देना पड़ेगा हर मंथ, और आप उसके साथ सोशल सिक्योरिटी के साथ बंधे रहिएगा। कुछ भी होता है तो आप इसको हटा नहीं सकते हैं, या कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ रूल है सरकार के द्वारा। जब हम लोग बात करेंगे, आगे भी देखेंगे, थोड़ा बहुत बातें करेंगे, ऐसा है। अगर आप गिग अर्थव्यवस्था की गिग फोर्स को कर्मचारी को जो है आप काम पे रखते हैं, तो वो कहीं पर भी जाता है, कुछ भी, आप उसको बदलने के लिए स्वतंत्र है, वो आपको बदलने के लिए स्वतंत्र है। तो इस तरह का हुआ। तो ये जो है, जो फिक्स वाला जो था, जो ट्रेंड आता चलता था कि फिक्स कर्मचारी रखा जाता था, वो बहुत ही घाटे का सौदा हुआ करता था। दोनों परेशान रहते थे, मालिक और रोजगार करने वाले दोनों। तो इससे होता है कि इसी के कारण स्टार्टअप कल्चर का उदय हुआ, और जिसमें गिग का जो है चर्चा चला कि गिग आएगा तो यहाँ पे कर्मचारी और
उसके मालिक जो महाजन होते हैं, जो ऑनर होता है, वो एक दूसरे से बंधे नहीं रहेंगे। वो स्टार्टअप जो फिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म होता है और उसी के कारण स्टार्टअप कल्चर का उदय हो रहा है भारत में। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि स्टार्टअप अपने तकनीक प्लेटफॉर्म को मजबूत करके, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, इंजीनियरिंग उत्पाद हुआ, डेटा विज्ञान, डेटा साइंस हुआ, और क्षेत्र में जो है फ्रीलांसर जो प्रतियोगिता के आधार पर जो काम करने की विचार कर रहे हैं। मान लीजिए कि पहले कपड़ा सिर्फ बिकता था बाजारों में, आज के डेट में कपड़ा बिक रहा है आपको अमेजन पे, आप कपड़ा बिक रहा है आपको फ्लिपकार्ट पे, कपड़ा बिक रहा है मिंत्रा पे। पहले खाना बिकता था होटलों में, अच्छा खाना खाने के लिए, आप अभी खाना के लिए जोमेटो पे जा सकते हैं, स्विगी पे जा सकते हैं, ईट फिट पे जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन प्रदान करता है। तो ये जो स्टार्टअप का कल्चर का बढ़ावा दिया है, लोगों के पास मोबाइल है, नेट है, उसकी सुविधा बढ़ी है और लोग मोबाइल से घर बैठे काम कर सकते हैं। इसीलिए स्टार्टअप कल्चर का भारत में उदय हुआ है, क्योंकि जो लोग आप घर बैठे मंगवाइए सामान, हम आपको रेस्टोरेंट से, होटल से बेहतर सेवा दे सकते हैं। ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही मेन है स्टार्टअप कल्चर का उदय में। तो पहला है कि आप कोई जो स्टार्टअप करता है उसके लिए फिक्स जो कर्मचारी होता है उसको रखने से मुक्ति मिलती है। और दूसरा ये होता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टार्टअप कल्चर में, आप मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है। सुविधा दोनों को है। दुकानदार को ये सुविधा है कि वो सिर्फ ऑनलाइन प्रचार करके, ऑनलाइन सब कुछ करके अपना ग्राहक जुटा सकता है, और ग्राहक को सुविधा ये है कि घर बैठे सारा काम हो सकता है। तो ये स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। आगे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर होता है, उसकी मांग क्यों बढ़ रही है। उसकी मांग बढ़ने के कारण ही गिग अर्थव्यवस्था या जो स्टार्टअप कल्चर है उसकी क्या रोल हो सकती है, इस पे बात करते हैं। पहले देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो कोविड-19 महामारी आया था उसके बाद परिचालन खर्च जुटा नहीं पा रहा था और विशिष्ट जो परियोजना होता है उसकी फ्लेक्सिंग हायरिंग करना विकल्प अपना रही थी। जैसे मान लीजिए कि 10 कर्मचारी एक ही सेक्टर में काम कर रहा था तो 4 को छटनी कर दिया, 6 को, उसी 4 का काम अब उसी 10 का काम 6 आदमी कर रहा है। तो एक ये हो जाता था कि बर्डन हो गया था। अब इसी में मान लीजिए कि हमारे पास 5 तरह का काम है, ठीक है, और ये 5 तरह की कर्मचारी काम कर रहा था। इसमें से मान लीजिए कि हम 3 कर्मचारी को हटा दिए हैं, 1 कर्मचारी काम कर रहा है। तो 1 कर्मचारी अपना काम तो करता ही है, कुछ इधर का भी काम करता है। अब ये 3 कर्मचारी को जो हम सैलरी दे रहे थे वो 15,000 था। मान लीजिए एक सेकंड के लिए 5-5 हज़ार, 15,000 था। अब हम क्या करेंगे कि कोई स्टार्टअप वाला जो कंपनी है उसको हम बोलेंगे कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए। वो बोलेगा कि ठीक है, अब हम आपको ये तीनों काम कर देंगे, आप हमको एक काम का 2,000 रुपया दे दीजिएगा। तो ये कल्चर जो शुरू हुआ है वो फिक्स्ड कर्मचारी को रखने से हटा रहा है और संविदा पे जो काम होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम आपको इतना पैसा देंगे। जैसे आप कहीं पर मकान बनाने के बारे में सुनते होंगे कि मकान स्क्वायर फीट से तैयार किया जाता है या पूरा मकान का एरिया देख लेता है, डिजाइन देख लिया जाता है, उसके बाद आपको पैसा बता देता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, आप उसको फिक्स्ड नहीं रखे हैं, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे हैं। और यह प्रवृत्ति जो है भारत में गिग संस्कृति, जो गिग अर्थव्यवस्था को है, उसको बहुत योगदान दे रहा है कि गिग इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा, इसमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है इसको। आगे देखते हैं कि भारत में जो गिग इकोनॉमी की स्थिति क्या क्या है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके राइटअप के लिए। आप लोग जो भी राइटअप देखते हैं आप सुनिए, पहले तो इसको सुनिए कि कैसे होता है, ये हम कैसे इसको फॉर्मेटिंग किए हैं, कहाँ से लाए हैं, कैसे कैसे होता है। और ये जो गिग अर्थव्यवस्था हाईलाइटेड टॉपिक क्यों है, या राष्ट्रपति का जो जनजातीय का अधिकार क्या था जो हम लेक्चर ले चुके हैं, उसमें कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे 5G टेक्नोलॉजी, जो स्पेक्ट्रम का नीलामी होता है, 5G टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ से है, क्यों है, इसके बारे में जो कुछ जानना चाहते थे। तो ये कैसे है, इसका डिसाइड आप एक ही चीज से कर सकते हैं, वो है आपको संपादकीय। आप ये चीज नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। संपादकीय आपको करना ही है। अगर आपको बीपीएससी मेंस क्लियर करना है तो आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, एक ये रास्ता हो सकता है कि हम कुछ दिन, आने वाले कुछ दिन के बाद हम बीपीएससी ओरिएंटेड जो है मेंस की राइटअप, मेंस का जो है सारा चीज स्टार्ट करें, तो आप हमको फॉलो करते रहिए। इसलिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग
क्लियर बीपीएससी को शेयर और सब्सक्राइब करते होंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं कि भारत में गिग इकोनॉमी की स्थिति क्या है। तो पहला देखते हैं, भारत में अनुमानित 56% रोजगार गिग कंपनियां में ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर कार्यबल दोनों से उत्पन्न किया जा रहा है। तो भारत में ये एक डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है कि भारत में जो लगभग 56% जॉब है वो गिग कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो गिग कंपनी में हम लोग दो तरह के कर्मचारी देखे थे, एक था प्लेटफॉर्म आधारित और एक था नॉन प्लेटफॉर्म आधारित। तो दोनों से दिया जा रहा है। उसमें मेनली किससे दिया जा रहा है, ब्लू कॉलर जॉब से और व्हाइट कॉलर जॉब से। इसको हम लोग याद रखेंगे, देखेंगे, इसको राइट अप लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि भारत में ब्लू कॉलर नौकरियां जो है वो गिग इकोनॉमी के लिए बहुत ही प्रचलित है, गिग ब्लू कॉलर जॉब। और व्हाइट कॉलर नौकरियों में जैसे परियोजना विशिष्ट सलाहकार जो आता है, उसके बाद विक्रेता, वेब डिजाइनर, सामग्री लेखक, सॉफ्टवेयर डेवलपर, गिग श्रमिक की मांग भी उभर रही है, जो कुछ देर के लिए होता है। जो परियोजना विशिष्ट सलाहकार है, परियोजना के संदर्भ में सलाह दिया, पैसा लिया और चला गया। उसके बाद वेब डिजाइन किया, वेब डिजाइन करने के बाद चला गया। उसके बाद कुछ लेख राइटअप लिखने के लिए आप लाए, वो लिखा और चला गया। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलप किया, चला गया। तो इस तरह के जो सेक्टर में है व्हाइट कॉलर जॉब प्रचलित है। और उसमें भी आपको जैसे मान लीजिए कि एक सेकंड के लिए कि हम लोग एक देखते हैं कि एक अर्बन क्लैप है, जो अर्बन कंपनी है, अर्बन कंपनी करके एक जो घर पे आपको सारा काम अवेलेबल कराता है। जैसे आपको कारपेंटर का काम हुआ, रंगाई पोताई का काम हुआ, पेंटिंग का काम हुआ, जैसे आपको फर्नीचर का काम हुआ, प्लम्बर का काम हुआ, इलेक्ट्रिशियन का काम हुआ, इसका कुछ भी काम हो तो आपके पास इस पे कॉल कीजिए, इसका ऐप डाउनलोड कीजिए, इस पे आप काम कर सकते हैं अर्बन क्लैप पे। तो अर्बन कंपनी ऐप पे है, एप्लीकेशन आता है। अब इसमें होता क्या है कि अर्बन कंपनी के पास मान लीजिए आपका बिजली का कोई स्विच खराब हो गया, आप अर्बन कंपनी से संपर्क किए, तो अर्बन कंपनी कुछ ऐसे लेबर से या कुछ ऐसे इलेक्ट्रिशियन से संपर्क किए कि वो उससे बात किया कि भाई हम 200 में स्विच ठीक करने की बात किए हैं, तुम वहां पे जाओ, ठीक करके आओ, हम तुमको 150 रुपया देखेंगे और 50 रुपया मेरा प्लेटफॉर्म यूज हुआ है इसलिए। तो एक ये तरह का भी होता है। इसी तरह का होता है जो व्हाइट कॉलर जॉब होता है, उसमें हम लोग इस तरह का देखते हैं। अगला है कि गिग इकोनॉमी में भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 90 मिलियन नौकरी देती है। 90 मिलियन कहने का मतलब है जैसे 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन में 100 लाख, 1 करोड़, तो 90 मिलियन में 9 करोड़। तो 9 करोड़ जॉब जो है नौकरी देता है गिग इकोनॉमी कृषि क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में, सॉरी कृषि क्षेत्र में नहीं, गैर कृषि क्षेत्र में 90 करोड़ जॉब दे रहा है, जो भारत के लिए है, हो सकता है। और ये दीर्घ अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में एक 1.25% जोड़ने की क्षमता रखता है। हालांकि ये अभी 9 करोड़ ये 9 करोड़ जॉब अभी लगा नहीं है, लग सकता है, पूरा कंप्लीट नहीं है। ये डाटा इकोनॉमिक सर्वे का नहीं है, एक एडिटोरियल आया था द हिंदू में, उसका डाटा है कि 9 करोड़ जॉब जो है गैर कृषि क्षेत्र में दे रहा है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो और इससे कम भी हो, तो ये इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें जो ये है 90 मिलियन नौकरी है, इसको हम लोग लगभग कर देंगे, तो ये एक चीज सटीक बैठेगा हम लोग के मेंस के राइटअप की दृष्टि से। आगे देखते हैं कि जैसा कि भारत में वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है, उस तरह में आय और बेरोजगारी के खाई को पाटने के लिए जो ये गिग अर्थव्यवस्था है उसकी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे देखते हैं कि नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट लॉन्च किया था। वो भी आप लोग को याद रखना है कि क्या था, रिपोर्ट क्या था, कैसे था, उस पर बात करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग का जो ये रिपोर्ट है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, उस रिपोर्ट के अनुसार 2029 और 30 तक भारत में गिग फोर्स करीब 2.35 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है 2029-30 तक। अभी मान लीजिए कि पीछे हम लोग देखें कि 9 करोड़ है, उस 9 करोड़ में 2029-30 तक इतना करोड़ नौकरी, करीब 2.5 करोड़ नौकरी बढ़ने की संभावना बताई गई है। किसके द्वारा? ये नीति आयोग की रिपोर्ट है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार।
आगे देखते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट का मानना है कि वर्ष 2020-21 में लगभग 77 लाख 7.7 मिलियन कर्मचारी गिग अर्थव्यवस्था में शामिल थे और भारत में जो गैर कृषि का जो कार्यबल होता है वो 2.6% होता है और इसका जो कुल कार्यबल होता है 1.5% का योगदान दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रखने वाली बात है कि इसमें कैसे कैसे कार्यबल में इसको किया जाता है और इसको बढ़ाया जाता है। इसको भी एक डेटा को याद रखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इसके डेटा को क्या हिसाब है, क्या किताब है कि 2020-21 में 77 लाख जो गिग इकोनॉमी का है कर्मचारी उसमें शामिल थे और गैर कृषि जो कृषि क्षेत्र में नहीं है उनको करीब करीब 2.6% कुल कार्यबल का जो है 1.5% का योगदान था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको कोट कर सकते हैं कहीं पर भी मेंस में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं कि गिग इकोनॉमी के संबंध में जो चुनौतियां क्या हैं और इसका समाधान क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले देखते हैं कि गिग अर्थव्यवस्था की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पहला देखते हैं कि चुनौतियों में पहला नंबर है भारत में, खास करके हम लोग भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो भारत में जो गिग अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या समाधान है, इसकी बात करते हैं। तो पहला है कि नौकरी की सुरक्षा का अभाव है भारत में, सबसे पहला बात है। और उसमें अनियमित वेतन समय पे नहीं मिलता है और अनिश्चित रोजगार है, रोजगार की कोई स्थिति नहीं है कि कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। तो ये अनिश्चित रूप से है। ये गिग अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं क्योंकि सुरक्षा का अभाव है, नौकरी सुरक्षा का अभाव। दूसरा है अनियमित वेतन, समय पे वेतन नहीं दिया जाता। और तीसरा है कि अनिश्चित रोजगार है। दूसरा है कि अनिश्चितता के कारण, जो निश्चित नहीं है रोजगार, उसके कारण तनाव बढ़ रहा है कार्य में और उसके साथ आय में अनियमितता है। मान लीजिए कि किसी बार तनाव बढ़ता है कार्य में कि इतना काम कीजिए, टारगेट के हिसाब से काम दिया जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि कभी 5,000 मिल गया और कभी नहीं मिला, तो वो अपना घर का मेंटेनेंस के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, आय का निश्चित नहीं है, नौकरी की निश्चित नहीं है, तो इस हिसाब से अपना फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाता है, अपनी मंथली प्लानिंग नहीं कर पाता है, अच्छे से परिवार को चलाने में असक्षम हो जाता है। तो वो है। तीसरा देखेंगे कि इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का जो है सीमित पहुंच है। सभी जो आदमी है वो इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं जानता है और गिग अर्थव्यवस्था है जो मेनली है 90% वो प्लेटफॉर्म बेस्ड है और वो तकनीक और इंटरनेट के जुड़ाव महसूस करता है। आगे है कि हम लोग प्लेटफॉर्म का जो मालिक होता है, प्लेटफॉर्म के जो मालिक होते हैं जैसे जोमेटो, स्विगी और गिग वर्कर के बीच संविदात्मक संबंध का कोई कार्यस्थल पर उपलब्ध अधिकार तक पहुंचने से इनकार करते हैं। मान लीजिए कि कोई स्विगी का ओनर है, वो उस तक आप कोई स्विगी का जो वर्कर है, डिलीवरी बॉय है, उस तक नहीं पहुंच पाता है, तो और वहां पहुंचने से भी इनकार करता है। तो दूसरा 2 पॉइंट है कि उस मालिक को, स्विगी का जो जोमेटो का जो ओनर है, उसको पता नहीं है कि हमारे पास कितना कर्मचारी है और किस स्थिति में है, दोनों से कोई जुड़ाव नहीं है। और उसके बाद उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं गया है कि आप ऐसे कीजिए, इतना दिन रखा जाएगा, आपको इतना दिन तक जॉब मिलेगा, इतना दिन तक आपको इतना % पैसा मिलेगा, परसेंट, या आपको इतना फिक्स मंथली मिलेगा, या आपको इतना दिन के बाद आपको इंक्रीमेंट या सैलरी में बढ़ावा मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो फिक्स नहीं है कुछ भी, ना आय है, ना समय है, ना स्थिति है, कुछ भी फिक्स नहीं है। दूसरा है कि एल्गोरिदम प्रबंधन प्रथाओं के कारण रेटिंग के आधार पर प्रदर्शन मूल्यांकन का दबाव रहता है। जैसे आप लोग का कोई डिलीवरी बॉय आता है, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, अमेजन का आता है, तो आपको बोलता होगा कि सर आप रेटिंग दे दीजिएगा। तो रेटिंग का कहने का मतलब है जितना ज़्यादा अच्छा रेटिंग रहेगा उस हिसाब से उसकी जॉब की स्थिति बनी रहेगी। अच्छा रेटिंग के हिसाब से उसका जो है जॉब में अस्थायित्व तो बढ़ेगा, उसको जो है लोग पसंद करेंगे। और जिसका रेटिंग खराब रहेगा उसको नहीं रखेगा, उसको निकाल दिया जाता है। तो एल्गोरिदम काम करता है। जैसे आप रेटिंग दिए तो जोमेटो का जो एल्गोरिदम होगा वो सर्च करेगा। एल्गोरिदम कहने का मतलब है एक ऐसा तंत्र होता है जो देखता है कि कितना प्रतिशत कर्मचारी या कितना प्रतिशत ग्राहक इस आदमी को, जो डिलीवरी बॉय था, उसको 5 स्टार दिया है, 5 स्टार दिया है, और कितना जो है 5 स्टार से नीचे दिया है। तो जितना 5 स्टार का संख्या अगर ज्यादा है कर्म में, तो इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे अच्छा से किया जा सकता है।
लेकिन अगर इसका अच्छा नहीं है, ग्राहक के साथ रेटिंग गलत व्यवहार करता है, तो ये जनरली होता है कि जो आप ग्राहक को पहुंचाने गया उसके रेटिंग के हिसाब से इसको जो है अस्थायित्व, वेतन और इसको सुविधा मिलती है। ये भी एक इसकी समस्या है। तो हम लोग देख रहे थे कि गिग इकोनॉमिक में संबंध में चुनौतियां क्या है। अब हम लोग देखेंगे इस चुनौतियों का समाधान क्या होता है। तो हम लोग चुनौतियों का समाधान देखते हैं। समाधान क्या क्या किया जा सकता है। पहला है कि संभावित प्लेटफॉर्म वर्कर जो होता है उसको स्वयं को प्लेटफॉर्म स्थापित करने में रुचि रखने वाले के लिए संस्थागत ऋण तक सुगम पहुंच होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि कोई आदमी प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहा है, जोमेटो स्विगी पे, तो अगर आप कोई मान लीजिए कि कोई जोमेटो स्विगी पे कार्य कर रहा है, अगर उसको वहाँ से निकाला जाता है या हट जाता है, तो वहाँ से अगर आप मान लीजिए कि अपना प्लेटफॉर्म अगर उसको डेवलप करना है, कोई आदमी प्लेटफॉर्म अपना डेवलप कर रहा है, तो उसको डेवलप करने में वो सपोर्ट कर सकता है। उसके लिए अच्छा से तंत्र होना चाहिए, सरकारी तंत्र, उसका ऋण का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छा से फंडिंग दिया जा सके, तो इतना चीज़ किया जा सकता है। तो ये है प्लेटफॉर्म वर्कर का काम। दूसरा है कि अगर युवाओं को रोजगार बनाने योग्य के लिए उनका कौशल विकास कर दिया जाए, जो मतलब हर एक रोजगार जो युवा है वो रोजगार देने के लायक बन जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकान खोल ले और वो उसको दुकान को डिजिटलाइज कर दे, फेसबुक के थ्रू सामान बेचेगा या फ्लिपकार्ट के थ्रू सामान बेचेगा या अमेजन के थ्रू सामान बेचेगा, और उसके बाद जो है वहाँ पे खुद से नहीं करता है, उसको ज़्यादा लेबर की महसूस होगी, तो ज़्यादा लोगों को लाएगा, तो उसको भी कौशल डेवलपमेंट करके जो स्किल का होता है, स्किल में डेवलपमेंट करके उसको जॉब पे रख सकता है। तो यह है युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए उनका कौशल विकास किया जा सकता है। तीसरा है, ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी को मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो जोमेटो में क्या क्या ज़रूरत है, जोमेटो का जो ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसको स्किल बना दें। जैसे मोबाइल का जो है हमको चलाना सिखा दें, जो मोबाइल में जोमेटो का ऑर्डर लेना सिखा दें, उसको ऑर्डर कंफर्म करना सिखा दें, सब कुछ करना सिखा दें, तो इससे भी हो सकता है समाधान निपट सकता है। तीसरा है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता के सार्वभौमिक कर्तव्य सुनिश्चित कर सकती है। तो सरकार जो होता है, जो सामाजिक सुरक्षा संहिता होता है, जैसे पेंशन का सुविधा देना, उसके बाद जो कर्मचारी होता है उसको महामारी या कुछ भी होता है उसमें सहायता देना, तो प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करता है। क्योंकि ये जो सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा संहिता होता है वो जनरली अस्थायी रोजगार के लिए दिया जाता है, अस्थायी रोजगार के लिए दिया नहीं जाता है। तो सरकार प्लेटफॉर्म वर्कर जो होता है उसके लिए भी ये सामाजिक सुरक्षा संहिता दे सकता है, उसके लिए लागू कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लागू कर दीजिए। आगे देखते हैं कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में पहली बार उधारकर्ताओं को दिए गए असुरक्षित ऋण की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है। आप लोग जब हमारे साथ अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पे हम लोग चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक पे, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो लोन दिया जाता है उसमें प्राथमिक क्षेत्र क्या है। जो हम लोग प्राथमिक क्षेत्र का जो है किस किस सेक्टर में जो लोन दिया जाता है उसको प्राथमिक सेक्टर में माना जाता है पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र में जो है कौन कौन सा सेक्टर है जिसमें ऋण दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तृतीय क्षेत्र कौन कौन सा है जिसमें ऋण दिया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे बैंक 100 रुपये का ऋण दिया, मान लीजिए कि 100 रुपये का लोन देता है बैंक, एक मोटे तौर पे समझाने का कोशिश करते हैं। तो सरकार का ऐसा रूल है कि 40% आप जो पैसा देंगे, 100 रुपये में 40% का 40 रुपये का जो लोन देंगे तो वो प्राइमरी सेक्टर का हो, और बाकी का जो 60% है वो आप द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में है। तो आप बात करते हैं कि 40 रुपये का लोन में जो है क्या क्या शामिल किया गया है। तो पहला है कृषि। आप कोई बैंक अगर लोन 100 रुपये का देता है तो 40 रुपये का लोन किसको देना पड़ेगा? कृषि को। उसके बाद एमएसएमई सेक्टर आता है, एमएसएमई आप लोग जानते होंगे। उसके बाद जो होता है आपको जो मतलब छोटे जो व्यवसायी होता है, उद्यम होता है उसको दे सकते हैं, रेहड़ी वाले व्यापारी को दे सकते हैं। तो ये सब होता है प्राथमिक सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक सेक्टर का ऋण होता है, प्राथमिक सेक्टर का लोन होता है, इसमें दिया जा सकता है। दूसरा, अगर हम लोग इस 40% में जो प्लेटफॉर्म आधारित जो गिग इकोनॉमी का वर्कर जो अपना व्यवसाय खोलना चाहता है उसको भी इस 40% में शामिल कर दें
तो इसको लोन मिलने में सुविधा मिलेगी, इसको लोन ज़्यादा मिल सकता है और ये प्रायोरिटी सेक्टर पे लोन दिया जा सकता है प्राथमिक क्षेत्र से, तो इसको भी सुधार किया जा सकता है। दूसरा है कि प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यवसायी को और उद्यमियों को समर्थन सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा और अगल बगल क्षेत्रों के द्वारा उसको उद्यमियों को समर्थन देना, सहयोग देना। अब मान लीजिए कि कोई एक सेकंड के लिए एक मान लेते हैं कि एक जो किलर का पेंट आता है, ठीक है, किलर का, और दूसरा आता है कि कोई एक कंपनी का आता है, तो कोई आदमी अच्छा पैसा है तो वो किलर का पेंट लेगा, एक कंपनी का नहीं लेगा। तो यही है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है एक कंपनी को, तो वो डेवलप्ड कैसे होगा। हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट किलर से बेहतर हो लेकिन उसका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो ये भी एक समस्या का जगह है कि इसको अगर ठीक कर दिया जाए कि लोगों को, उद्यमियों को जो समर्थन करना पड़ेगा, जो छोटे जुड़े व्यवसायी हैं उससे उसको समर्थन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि गिग इकोनॉमी के लिए लेबर कोड, भारत सरकार की जो लेबर कोड तैयार किया है उसमें क्या क्या है। तो वर्तमान का क्या है लेबर कोड, उसमें देखते हैं कि मजदूर संहिता 2019 में गिग श्रमिक संगठित और असंगठित क्षेत्र में सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करती है। कहने का मतलब है सरकार जो 2019 का जो मजदूरी संहिता लाया था उसमें बताया गया था कि गिग इकोनॉमिक में अगर कोई काम करता है तो उसको कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है लेकिन इसको तय कर दिया था, इससे कम नहीं किया जा सकता है, 300 से कम। तो अगर कोई आदमी किसी कर्मचारी को गिग असंगठित क्षेत्र में जो गिग अर्थव्यवस्था की तरह उसको नियुक्त करता है तो कम से कम इतना पैसा देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कर्मचारी पर निर्भर करता है और श्रमिक पर निर्भर करता है कि वो कितना देना चाहता है और कितना लेना चाहता है कम से कम। आगे देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग श्रमिक को एक नई व्यावसायिक श्रेणी के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आने वाले दिनों में इसको जो नई श्रेणी दिया है इसको अलग से जो नया जो फायदा होगा उसमें जोड़ा जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गिग वर्कर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है, इनकम अर्जित करता है। तो आप लोग इसको फिर से पढ़ें और अच्छा से पढ़ें कि यह गिग वर्कर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो कौन, जो सरकार की जो सामाजिक संहिता है उसमें गिग वर्कर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, क्योंकि ये परिभाषा है और जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो पारंपरिक नियोक्ता, जो फिक्स तौर पे जो है अस्थायी रूप पे जो है कहीं पे जॉब करते थे, वो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों से बाहर काम करता है, जो बंधा नहीं रहता है, अस्थायी नहीं रहता है एवं कार्य व्यवस्था में भाग लेता है, लेकिन वो कार्य वही करता है जो अस्थायी तौर पे करता हो। और उसके बाद देखेंगे और ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है। जो काम अस्थायी तौर पे जो कर्मचारी करते थे वो अस्थायी रूप से प्लेटफॉर्म आधारित, ऐप आधारित वही काम गिग अर्थव्यवस्था के भी कर्मचारी करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि सुरक्षा संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं गिग कर्मचारी के, गिग फोर्स के। पहला है कि लाभ की कोई गारंटी नहीं होती है। लाभ की कोई गारंटी का मतलब है सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2020 में जो संहिता प्लेटफॉर्म कार्य करता है उसमें मातृत्व लाभ नहीं मिल सकता है। जीवन और विकलांगता कवर, आप मान लीजिए कि कोई ले, जैसे फ्लिपकार्ट में या जोमेटो में महिला डिलीवरी जो है, महिला जो है डिलीवर करती है सामान को, तो उसको अगर जो है प्रेग्नेंट है तो उनको मातृत्व लाभ जो 6 महीने का मैटरनिटी लीव वो नहीं मिलेगा। कोई अगर काम करते करते उसका विकलांग हो गया, जो एक्सीडेंट के साथ जीवन या विकलांगता कवर, जो डेथ हो गई, उसका कवर करने वाला कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वो रिटायर करता है तो सुरक्षा जो वृद्धावस्था में क्या सुरक्षा होगा उसमें नहीं है। भविष्य निधि जो पीएफ का जो पैसा कटता है वो नहीं कटता है, तो इसकी लाभ की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि पात्रता का मतलब ये नहीं है कि लाभ की गारंटी, यह नहीं है कि लाभ की गारंटी है, तो गारंटी नहीं है कहने का मतलब है कि अगर ये चीज ला दिया जाए तो अच्छा हो सकता है। आगे देखते हैं कि कोई भी प्रावधान सुरक्षित लाभ नहीं देता है। कोई भी प्रावधान जो होता है वो सुरक्षित लाभ नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार समय समय पर कल्याणकारी योजना बना रही है जो व्यक्तिगत और कार्य सुरक्षा के इन पहलुओं को कवर करती है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। कहने का मतलब है ये लाभ तो नहीं मिल रहा है, इसमें लाभ की जो गारंटी नहीं है, इसमें जो भी लाभ था वो नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार जो है समय समय पर
ऐसे उपाय करते हैं जो इनको ये लाभ मिले, जैसे मातृत्व लाभ की सुविधा इनको मिले, जीवन एवं विकलांगता कवर इनको मिले, वृद्धावस्था पेंशन मिले और भविष्य निधि मिले। तो मातृत्व लाभ में जो है अभी तक कोई नियम नहीं आया है क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र का जो कर्मचारी है उसको भी मिले। दूसरा है कि जीवन और विकलांगता कवर में सरकार के द्वारा है क्योंकि अगर कोई मृत्यु हो जाता है तो 25,000 की राशि एक मुश्त दिया जाता है, या विकलांगता हो जाता है तो विकलांगता पेंशन दिया जाता है, या वृद्धा हो जाता है, रिटायर हो जाता है तो वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है। और भुगतान निधि का आप अगर भुगतान निधि की बहुत सारी योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा चुका है क्योंकि अगर आप उसमें 500 रुपये का भुगतान करते हैं, जमा करते हैं, तो सरकार भी 500 रुपये की जमा करेगी मंथली के बेसिस पर, तो आपको 1,000 रुपये महीना होगा। तो इस तरह का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है। तो एक ये है कि आप यहाँ पे करते हैं तो आप सरकारी योजनाओं में शामिल होकर के यह लाभ उठा सकते हैं। हालांकि जो ऑनर होता है उसके द्वारा यह लाभ की गारंटी नहीं दी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि इसकी कोई निश्चित जिम्मेदारी नहीं होती है। जो केंद्र सरकार के द्वारा प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर के श्रमिकों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि बुनियादी कल्याण के उपाय को प्रबंधन बताता है। तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि यह क्या क्या लाभ उसको देगा, क्या क्या लाभ नहीं देगा, और केंद्र सरकार अपने हिसाब से देता है और ऑनर देता नहीं है जहां पे काम करता है। हालांकि इसमें यह नहीं बताया कि वेलफेयर के लिए कौन सा हितधारक जिम्मेदार है, सरकार है या ऑनर जिम्मेदार है जहां पे वो काम कर रहा है। आगे देखते हैं कि इसके सुधार के लिए आगे की राह क्या हो सकती है, चुनौतियां समाधान के मद्देनजर देखते हुए। पहला है कि पेड लीव्स, हेल्थ एक्सेस और बीमा, इन तीनों की सुविधा इसको मिले। अगर कोई गिग कर्मचारी है उसको लीव पे जाता है तो उसको पेड किया जाए, उसको पैसा उसके जो नहीं काटा जाए, जैसे कुछ भी बीमार पड़ जाता है कुछ भी। उसके बाद उसके पास हेल्थ एक्सेस जो है अच्छा जो है स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए जो प्लेटफॉर्म आधारित है, जैसे जोमेटो का डिलीवरी बॉय है उसको कुछ हो जाता है तो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जोमेटो ले। उसके पैसा जो है तनख्वाह जो ले मंथली फिक्स होता है वो नहीं काटे। और तीसरा होता है कि उसकी मृत्यु लाइफ जीवन बीमा उसको करे कि कुछ भी हो जाता है तो उसकी बीमा के हिसाब से उसको पैसा मिले। तो इस तरह से जो कुछ भी होगा ये जो सुविधा कर दिया जाएगा तो गिग प्लेटफॉर्म एक अच्छे विकल्प के रूप में, अस्थायी जो जॉब होता है उसके अच्छे विकल्प के रूप में उभरेगा। इसके लिए एकीकृत जो इंटीग्रेटेड होता है वो बीमा अकाउंट लाना पड़ेगा, हेल्थ एक्सेस अकाउंट लाना पड़ेगा, तो सब जगह ये लागू किया जा सकता है। आगे देखेंगे कि व्यावसायिक रोग और कार दुर्घटना बीमा। व्यवसायिक रोग में अगर व्यवसाय के दौरान उसको कोई रोग जैसे कुछ बीमार पड़ गया तो उसके लिए उसको सुविधा दिया जाए, उसको कवर किया जाए क्योंकि सरकार के द्वारा, सरकार जैसे आयुष्मान भारत योजना लेके आई है तो उसमें 5 लाख का आप कहीं पर भी इलाज करवा सकते हैं। दूसरा होता है कि कार्य के दौरान अगर कोई दुर्घटना होता है तो उसकी बीमा का कवर सरकार के द्वारा कराया जाए या जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म के तहत काम करता है उसके थ्रू करवाया जाए। तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, अच्छा विकल्प माना जा सकता है। आगे देखेंगे कि इन्हें निजी क्षेत्र या सरकार के सहयोग से पेश किया जा सकता है, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत किया जाता है। तो दोनों में से किसी के तहत किया जाता है, निजी क्षेत्र को या सरकारी सहयोग से, दोनों में से सामाजिक सुरक्षा संहिता पेश किया जा सकता है। आगे देखेंगे कि सेवानिवृत्ति जो पेंशन योजनाएं हैं और अन्य लाभ हैं इनको अवेलेबल करा दिया जाए। जो सेवा के बाद जो है रिटायर होने के बाद इनको क्या क्या पेंशन मिल सकता है, क्या क्या लाभ दिया जा सकता है वृद्धावस्था का, उस पर इसको ला दिया जाए तो गिग अर्थव्यवस्था, गिग कर्मचारी एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरेगा। और अंत में देखेंगे कि काम की अनियमितता की स्थिति में कामगारों की सहायता कैसे होती है। जो काम की जो फिक्स नहीं है, काम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी कोई छोड़ सकता है, किसी को कोई हटा सकता है, इसकी अनियमितता की स्थिति के कारण कामगारों को सहायता नहीं हो सकता है। आय का जो है कोई स्रोत नहीं रहता है, जो फिक्स आय है कि इस महीना में इतना आएगा ही। और काम की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण जो है आय में हानि और सुनिश्चित न्यूनतम आय की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये सुधार कर दिया जाए कि आय की जो उसकी जो काम की स्टेबिलिटी है उसको फिक्स कर दिया जाए, इनकम की जो स्टेबिलिटी है, इनकम का जो फिक्स कर दिया जाए, काम का जो फिक्स कर दिया जाए, तो गिग अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में भारत की जो डेवलपिंग है, भारत का विकास है, उसमें महत्वपूर्ण चालक हो सकता है। एक ये भी है कि कॉर्पस फंड से आकस्मिक कवर किया जाए। जैसे मान लीजिए कि ऑटो रिक्शा, कैब या टैक्सी ड्राइवर
कि उनकी आय जो लॉकडाउन के प्रभाव के कारण उनकी एक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जो है 20 करोड़ रुपए का एक कोर्स बना है, जिसे ड्राइवर द ड्राइवर कहा जाता है। मान लीजिए कि जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ड्राइवर जो चलाता था, ओला, उबेर, जोमेटो का डिलीवरी बॉय था, ये सब कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? तो उसके लिए कॉर्पस फंड या आकस्मिकता कवर बनाया जाए। जैसे कुछ भी अगर ऐसे आकस्मिक होता है जो आपातकाल के रूप में होता है, उसमें उस लोग को फंड दिया जा सके, उस लोग को कवर किया जा सके, और इसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से किया जाए कि कौन गिग वर्कर है जो असंगठित क्षेत्र में है, उसको अगर आपातकाल के दौरान उसको किस तरह से सुविधा कवर किया जाएगा। तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकार के पास उसका डाटा होना चाहिए, उसका आंकड़ा होना चाहिए, ताकि उस लोग को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। कॉर्पस फंड से सामाजिक सुरक्षा कवर देने जैसे उपाय में आकस्मिक मामलों में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर जैसे सेक्टर से जुड़े अन्य सहयोगी व्यक्तियों को सहायता मिल सकती है। मान लीजिए कि इस फंड की तैयार कर दिया जाए और इससे जो कर्मचारी जुड़ जाता है, तो उसके बाद इसको बताया जा सकता है कि उसको बताया जा सकता है कि अगर कोई आपातकाल आता है या कुछ भी जो लॉकडाउन वगैरह लगता है, जैसे कोविड के दौरान हुआ था, तो आपको इसमें से कुछ सुविधा मिल सकता है। ऐसे सरकार के द्वारा भी घोषणा कर दिया जाए तो गिग कर्मचारी के रूप में रुझान बढ़ेगा और गिग अर्थव्यवस्था के रूप में रुझान बढ़ेगा। आगे देखते हैं और अंतिम पॉइंट निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है। तो गिग इकोनॉमिक फ्रेशर्स अथवा अर्धकुशल, ये अदर्ध नहीं है, इसको हम लोग अर्ध पढ़ेंगे, कि अर्धकुशल और अकुशल कार्यवर्ग के लिए रोजगार पैदा करने का एकमात्र तरीका है। इसलिए इस क्षेत्र को विनियमित मतलब नियमन करना, सरकार के द्वारा नियमन करने और इसे आगे बढ़ाने में मदद करने में महत्वपूर्ण है। और हमें ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए तरीकों को स्पष्ट करे। कहने का मतलब है सरकार के द्वारा यह स्पष्ट किया जाए कि इसको सबसे पहले जो गिग जो अर्थव्यवस्था है, जो उसके विनियमित किया जाए, उसको नियमन किया जाए सरकार के द्वारा। उसके बाद जो है उसको ऐसी नीतियां बनाया जाए, ऐसा प्रक्रिया बनाया जाए जो गिग कर्मचारी को सहायता करेंगे, उसको रोजगार में, उसके अस्थायित्व में, उसके आय के अस्थायित्व में उसको स्टेबिलिटी प्रदान करे। आगे देखते हैं कि भारत में महिला सशक्तिकरण, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम पहले भी देखे थे, एक क्वेश्चन अभी भी देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग अर्थव्यवस्था की भूमिका पर परीक्षण कीजिए या भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन है। आप भारत में मैटरनिटी लीव को, इसको आप लोग क्या क्या तैयार कर सकते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिए। इतना हम लोग एक क्वेश्चन होलिस्टिक अप्रोच में देखे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिए और लिख के समझिए कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन, कैसे इसका राइटअप हो सकता है। आज के लिए था इतना ही। हम लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल, और अभी तक हम लोग जो आपको बताए हैं कि मेंस का, आपको लोग को खास करके बीपीएससी का मेंस का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट चैनल है। आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए और लाइक फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे अगर किसी को हमसे जुड़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे हो सकता है। तो इतना चीज आप कर सकते हैं, इससे जुड़िएगा, आपको फायदा आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ये जो मेंस प्रोग्राम है ये कम से कम 67वीं 68वीं के मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो समझिए कि ये आपके लिए टॉपिक डिसाइडर टॉपिक है, एक तरह से ये आपके मेंस का टॉपिक डिसाइड कर रहा है। तो 67वीं 68वीं की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद 69वीं 70वीं अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, नॉलेजेबल के लिए। इकोनॉमिक का ये टॉपिक बहुत लंबे समय तक चलेगा, गिग अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में बहुत ही इमर्जिंग है। आप यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आप हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा, प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। जिस तरह से आप लोग मैसेज करते हैं मेंस की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है, उसी कारण है क्योंकि हम मेंस का टॉपिक अभी लेके आए हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा लेके आएंगे। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमको सुझाव देते रहिए कि कैसे क्या क्या करना चाहिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आने वाले दिनों में इसका फायदा बहुत है। और फेसबुक इंस्टाग्राम को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, फॉलो करते रहिए। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैसेज कीजिए, या यूट्यूब पे कमेंट का सेक्शन बंद है, आने वाले दिनों में कमेंट का सेक्शन खोल दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अभी फिलहाल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको उसको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। हम लोग
क्लियर बीपीएससी चैनल पे देख रहे थे गिग अर्थव्यवस्था को भारत में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्या क्या गिग अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है, उसका समाधान क्या है, भारत में गिग अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करता है, उसका चालक क्या है, गिग अर्थव्यवस्था या स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कारक था, इतना चीज को देखे थे हम लोग। कल अगला मेंस का टॉपिक पे बात करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से जून जुलाई का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।